दोस्तों, एक नए विवाहित जोड़े की शादी के 10 दिन ही हुए थे जब पत्नी ने अपने पति से मायके जाने की इच्छा जताई। पति ने उसकी खुशी के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मायके भेज दिया। जैसे ही पत्नी अपने मायके पहुंची, उसने पति को फोन किया और एक ऐसी बात कही जिसने उसके पति को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस बात ने पति को गहरे सदमे में डाल दिया। उसने तुरंत तलाक देने से इनकार कर दिया और पत्नी ने कारण जानना चाहा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पत्नी, जो अभी कुछ दिनों पहले ही शादी के बंधन में बंधी थी, अब अलग होने का निर्णय ले चुकी थी। दोस्तों, आगे की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली हो सकती है। ऐसी क्या वजह थी कि एक खुशहाल दिखने वाली शादी अचानक इस मोड़ पर आ गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए और इस कहानी के अगले मोड़ तक पहुंचने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। झारखंड के एक छोटे से गांव टोरी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आरती। आरती के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उनके घर में पैसे की कोई खास कमी नहीं थी। आरती का जीवन आराम से चल रहा था। वह स्नातक की पढ़ाई कर रही थी और हर दिन कॉलेज जाया करती थी। हालांकि आरती का स्वभाव कुछ घमंडी था। वह अपनी सहेलियों के साथ बुरा व्यवहार करती और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी किसी की सुंदरता का मजाक उड़ाती तो कभी किसी की आर्थिक स्थिति पर ताने मारती थी। समय इसी तरह से बीत रहा था, लेकिन एक दिन आरती अपनी एक करीबी सहेली की शादी में पहुंची। वहां सब कुछ ठीक चल रहा था। आरती ने शादी के लिए खूबसूरत कपड़े पहने थे और वहां पहुंचकर अपनी सहेलियों के बीच अपनी ड्रेस की खूब तारीफ करने लगी। तभी बारात आ गई और आरती उत्सुकता से दूल्हे को देखने चली गई। जैसे ही उसने दूल्हे को देखा, वह जोर से हंसने लगी। वापस आकर उसने अपनी सहेली से कहा, तुम्हारा दूल्हा तो बहुत बुरा है, उसे देखकर तो कोई ठीक से खाना भी नहीं खा सकता। उसने इतने सस्ते कपड़े पहने हैं, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? आरती की बात सुनकर उसकी सहेली रोने लगी। उसके परिवार वाले वहां आ गए और उसे समझाने लगे। सहेली ने बताया कि आरती ने दूल्हे के कपड़े और उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाया है। परिवार वालों ने सहेली को सांत्वना देकर समझाया और किसी तरह शादी को पूरा करवाया। इस घटना से साफ पता चलता था कि आरती का घमंड किस हद तक था। वह हमेशा अपनी सहेलियों के बीच खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती थी और कहा करती थी कि मुझसे शादी करने के लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा, जिसके पास ढेर सारा पैसा होगा और देखने में भी चांद के टुकड़े के जैसा होगा। आरती के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से आरती को सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। जब आरती ने उस रिक्वेस्ट पर नज़र डाली तो उसने उस लड़के की प्रोफाइल पर जाकर उसकी तस्वीरें देखने का फैसला किया। उसने देखा कि वह लड़का बहुत ही ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहा है। उसके पास ढेर सारी गाड़ियाँ थीं और वह एक बड़े मकान में रहता था जिसमें स्विमिंग पूल भी था। उसके बाहर कई लग्जरी कारें खड़ी थी। इसके बाद आरती ने उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिला। आरती ने पता लगाया कि उस लड़के का नाम था विशाल। विशाल एक फार्म हाउस में रहता था और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता था। उसकी लग्जरी गाड़ियों की लाइन भी थी। जब आरती ने विशाल से पूछा कि वह क्या काम करता है तो विशाल ने कहा, मैं विदेश से पैसे कमाया करता हूँ। आरती को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला गहरा होने लगा। और यहाँ पर विशाल ने अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीने का दावा किया। जब भी वह फ़ोन पर आरती से बात करता तो कभी वह अपने बड़े घर के सामने खड़ा होता, तो कभी किसी बड़ी कार के पास दिखता, तो कभी स्विमिंग पूल में नहाते नजर आता। इन सभी चीज़ों को देखकर आरती को यकीन हो गया कि यह लड़का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है और उसने सोच लिया कि वह इसी से शादी करेगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और प्यार का इजहार करने के बाद आरती ने विशाल से शादी करने के लिए कहा। उसने कहा, विशाल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम शादी कर लें। विशाल ने इस बात के लिए सहमति दे दी। इसके बाद आरती उसे मिलने के लिए बुलाने लगी। जब विशाल अपने घर से निकला तो वह एक बड़ी सी कार में बैठा, लेकिन जब आरती ने उसे देखा तो वह ऑटो में आया। आरती ने सोचा कि यह तो बड़ा घर और बड़ी गाड़ी में था।
फिर अब ऑटो में क्यों आया? जब उसने विशाल से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, जब मैं घर से चला था तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मुझे स्टेपनी बदलना नहीं आता, इसलिए मैंने ऑटो लिया। ड्राइवर गाड़ी को अपने आप ले जाएगा और उसमें पंक्चर लगवा देगा। विशाल की यह बात सुनकर आरती और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई। उसने सोचा कि यह सच में एक अमीर आदमी है और राजकुमार की तरह दिखता है। विशाल ने अमीरों जैसे कपड़े पहन रखे थे। दोनों ने एक दूसरे से बातें की और शादी के लिए सहमति बना ली। अब आरती विशाल से शादी करना चाहती थी, इसलिए आरती अपने घर गई और अपने माता पिता को उस लड़के का फोटो दिखाकर शादी की बात करने लगी। तभी आरती के पिता ने उससे कहा, बेटी, शादी ब्याह के मामले में पहले अच्छी तरह से तहकीकात कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद आरती ने उस लड़के के कई सारे फ़ोटो अपने पिता के मोबाइल पर भेज दिए और कहा, पिताजी, इन फ़ोटो को देख लीजिए। अगर इनमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई दे तो आप मुझसे बता देना। जैसे ही उसके पिता उन फ़ोटोज़ को देखते हैं, उन्हें उसमें विशाल के कई फ़ोटो दिखाई देते हैं। कभी वह बड़े से बंगले के सामने खड़ा होता है, तो कभी महंगी सी कार के पास, और कभी उस बंगले के आंगन में ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती है। उस बंगले में एक स्विमिंग पूल भी था और विशाल सोफे पर या बेड पर बैठा नजर आता था। हालांकि आरती के पिता को उन फोटोज़ में विशाल के परिवार वाले नहीं दिखाई देते। इस पर वह आरती से पूछते हैं, इसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? आरती जवाब देती है, उसके परिवार वाले अलग रहते हैं और वह अपने परिवार वालों से अलग रहता है। इसके बाद आरती विशाल को फ़ोन करती है और उससे शादी करने के लिए कहती है। विशाल भी आरती से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। आरती उससे कहती है, मेरे माता पिता भी राज़ी हैं, तुम भी अपने माता पिता को मनाओ और हम सब मिलकर अरेंज मैरिज करेंगे। लेकिन विशाल मना कर देता है। वह कहता है, मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा हैं और वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। इसी वजह से मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। कोर्ट मैरिज के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा और हम वहीं रहने लगेंगे। इसके बाद आरती अपनी उस सहेली को फ़ोन करती है जिससे शादी में उसने बुरा भला कहा था। वह उसे बताती है, मेरा पति एक राजकुमार है, और ऐसा कहकर वह उन सभी फ़ोटोज़ को उस लड़की को भेज देती है। उन फ़ोटोज़ को जैसे ही वो लड़की देखती है उसे भी बड़ा बुरा लगता है। वह कहती है, अच्छा है अगर तुम्हारी शादी इससे हो जाती है। इसके बाद आरती और विशाल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज होने के बाद आरती विशाल के साथ उसके घर जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके घर के अंदर एंट्री करती है, उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। विशाल का घर ज़्यादा कुछ खास नहीं था, यह एक नॉर्मल सा घर था। आरती को ले जाकर विशाल अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कराता है। यह देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं। वह सोचने लगती है, यह तो इतना करोड़पति व्यक्ति था, लेकिन इसका घर ऐसा क्यों है? आखिर क्या चक्कर है? क्या माजरा है? धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय आरती विशाल से इन सभी बातों के बारे में पूछने लगती है। तब विशाल कहता है, मैं जो पैसा कमाता हूँ उसके बारे में मेरे परिवार वालों को नहीं पता है। मैं उन्हें इस बात के बारे में अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद मैं उन्हें बता दूंगा और उन्हें भी उसी बंगले पर ले जाऊंगा जहाँ पर मैं रहा करता हूँ। यह सुनकर आरती चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अपने पति विशाल के बारे में कई सवाल चल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ आरती को वहाँ पर रहते हुए 10 दिन हो जाते हैं। अब 10 दिन बाद एक दिन आरती अपने पति की छोटी बहन से बात कर रही थी। बातों ही बातों में आरती अपने पति की छोटी बहन से पूछने लगती है, तुम्हारे भाई क्या करते हैं? छोटी बहन, जिसकी उम्र महज 8 साल थी, सच सच विशाल के बारे में बता देती है। वह कहती है, मेरा भाई तो एक करोड़पति के यहाँ नौकरी करता है। उनका एक फार्म हाउस है जहाँ वे अक्सर पार्टी करने के लिए आते रहते हैं और भाई वहाँ पर रहकर फार्म हाउस की देखभाल करता है। इसके बाद आरती अपने फ़ोन में से विशाल के वो फ़ोटोज़ दिखाती है जिन्हें विशाल उसे भेजा करता था, यह बताने के लिए कि वह फ़िलहाल कहाँ है और क्या कर रहा है। जैसे ही विशाल की छोटी बहन उन फ़ोटोज़ को देखती है, वह एकदम से कहती है, हाँ, यही फार्म हाउस है उन साहब का जहाँ मेरे भाई नौकरी करता है। और तुम्हें पता है, भैया को नौकरी करने के बाद 20,000 महीने के मिलते हैं। यह सुनकर आरती के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह अपने किए गए फैसले पर पछताने लगती है। वह एक पल के लिए सोचती है कि विशाल से जाकर लड़ाई कर दे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की सोचती है। आरती फिर विशाल के पास जाती है और कहती है, अब मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, अब मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। विशाल उससे कहता है, मेरे पास तो थोड़ा टाइम कम है,
अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम अपने आप चली जाओ, बाद में मैं तुम्हें लेने के लिए वहाँ आ जाऊँगा। इसके बाद आरती हाँ में हाँ मिलाती है और अच्छी तरह से अपने मायके के लिए विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने मायके पहुँचती है तो वह वहाँ जाने के बाद अपने कपड़े भी नहीं बदलती, सीधा अपने पति विशाल के पास फ़ोन कर देती है और कहती है, विशाल, आज के बाद मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगी और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यह सुनकर विशाल चौंक जाता है और कहने लगता है, आखिर क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई? आरती उससे कहने लगती है, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तुम विदेश में काम करते हो और ना ही तुम्हारे पास इतना बड़ा बंगला है, ना ही इतनी बड़ी बड़ी कारें। तुम तो केवल उस व्यक्ति के यहाँ नौकरी करते हो और एक तरह से चौकीदार हो। आरती की यह बातें सुनकर विशाल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर आरती उसे साफ साफ बोल देती है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। विशाल पहले तो उसे मनाने की कोशिश करता है, आरती जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम मेरे साथ रहो, ऐसा नहीं किया करते, तलाक लेने से क्या फ़ायदा है, हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आरती उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद विशाल उसे धमकी देने लगता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगी तो मैं भी ज़िंदगी भर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। आरती की इन बातों को सुनकर उसके परिवार वाले भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करने लगते हैं। फिर आरती विशाल से कहती है, ठीक है, अब हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देती है और फूट फूट कर अपने माता पिता को पूरी कहानी बताती है। वह कहती है, पिताजी, जिससे मैंने प्यार किया था वह एक नंबर का झूठा है। उसने झूठ बोलकर मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया था। उसका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह सच नहीं बोलता है, वह तो केवल वहाँ पर नौकरी करता है जिस जगह के फ़ोटो मैंने आप लोगों को भेजे थे। इसके बाद उसके पिता आरती से कहते हैं, बेटा, हमने तुमसे कहा था ना कि लड़के की तहकीकात कर लेनी चाहिए, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब जो तुमने किया है वह तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आरती फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी नादान हूँ और समझ नहीं पाई कि यह मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। उसके बाद उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं और अपनी बेटी को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। आरती और विशाल के बीच तलाक का केस शुरू हो जाता है। आरती अपने माता पिता के साथ मिलकर विशाल के खिलाफ तलाक का केस दायर कर देती है। जैसे ही यह बात आरती की सहेलियों को पता चलती है, वह उसका मजाक उड़ाने लगती है और एक सहेली कहती है, अच्छा है तुम्हारा राजकुमार तुम्हें लेने के लिए आया, लेकिन जैसे ही तुम्हें लेकर गया वो एकदम से फ़कीर हो गया। यह सुनकर आरती को बड़ा धक्का लगता है, लेकिन वह तभी अपनी पुरानी बातें याद कर लेती है जब वह घमंड में अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। यह याद करते ही उसे अपने फैसले की गंभीरता का एहसास होता है। धीरे धीरे तलाक का केस आगे बढ़ता है। कोर्ट में आरती अपने सारे फ़ोटोज़ को जज साहब के सामने पेश कर देती है, जो फ़ोटोज़ कभी विशाल ने उसे भेजे थे अपनी अमीरी दिखाने के लिए। यह फ़ोटोज़ कोर्ट में उसकी स्थिति को मजबूत कर देते हैं। तलाक की सुनवाई के दौरान आरती अपनी बात स्पष्ट रूप से रखती है। अंततः कोर्ट विशाल को दोषी मान लेता है और आरती का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद विशाल को कुछ सज़ा भी दी जाती है, क्योंकि यह मामला धोखाधड़ी का था। धोखाधड़ी के आरोप में उसे जेल में डाल दिया जाता है। आरती को इस फैसले से राहत मिलती है। वह अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लेती है और अपनी सहेलियों से फिर कभी घमंड नहीं करेगी। वह अपने परिवार के साथ खुश रहने का प्रयास करती है और अपने अनुभवों से सीख लेकर एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बन जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक घमंडी लड़की की जिसने अपने घमंड में अपने माता पिता की सलाह नहीं मानी और अपनी सहेलियों का उपहास किया। उसकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि किस तरह हम अपने आत्मविश्वास और घमंड के बीच की रेखा को पार कर सकते हैं। अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी किस्मत को कोसने लगती है। आप क्या कहना चाहेंगे आरती के बारे में? क्या उसने सही निर्णय लिया या उसके घमंड ने उसे गलत रास्ते पर ले गया? और विशाल के बारे में, क्या उसकी धोखाधड़ी उसके खुद के लिए एक सबक था या उसने सिर्फ अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश की थी? आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट सेक्शन में साझा करें। यह कहानियाँ आपको यह समझाने के लिए हैं कि जीवन में हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। हम सभी को इनसे सीख लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।